नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे सार संग्रह का सेशन को लेकर आए हैं, जो प्रतियोगिता दर्पण प्रत्येक महीना में प्रतियोगिता दर्पण में दिया जाता है। तो वही 100 से 150 क्वेश्चन होता है, उसको हम लेकर आए हैं और बहुत अच्छा इसमें से रिजल्ट देखने को मिलता है। लगभग 40-45% जो है आपका, अगर आप 5-10 साल का कर लेते हैं तो आपका अच्छा से 40-45 नंबर आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपीएसआई हो, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, और कोई भी एग्ज़ाम हो जो जीके लेवल एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव लेवल, उसमें आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रारंभ करते हैं सार संग्रह का सेशन। पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? तो वह 4 महाचिन्ह कहलाता है। दो बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर से पढ़ते हैं पहला प्रश्न को कि गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्था, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये चारों अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं 4 महाचिन्ह। दूसरा प्रश्न है कि धनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत का किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने। दूसरा प्रश्न है कि धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक या राजा था। इसके काल में भारत का किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? तो सिकंदर किया था। तीसरा प्रश्न है सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया था? तो वह 99 भाई को। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में। फिर से देखिए, राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है किस वर्ष गजवनी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट करने का काम किया था? तो वह 1025 ईस्वी में। फिर से सुनिएगा, किस वर्ष गजवनी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? वह टाइमिंग था 1025 ईस्वी। छठा प्रश्न है कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी था और उत्तराधिकारी था, दोनों था। तो इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय के वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। उसकी शासन का काल पूछा जाता है, तो 1211 से 1236 ईस्वी उसका काल है। सातवां प्रश्न है दिल्ली के दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राज पिथौरा और सीसी के बीच में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? तो वह नगर था जहांपनाह नगर। दिल्ली से दौलता राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राज पिथौरा और सीसी के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का नाम था जहांपनाह नगर। आठवां प्रश्न है 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। आठवां प्रश्न फिर से सुनेंगे, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? पानीपत के प्रथम युद्ध। नौवां प्रश्न है भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया था? तो वह था शेरशाह। नौवां प्रश्न फिर से सुनिए, भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया था? वह शेरशाह था। 10वां प्रश्न देखेंगे, चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अपने वित्तीय स्रोत का अनुपूरक चाहते थे। फिर से पढ़ेंगे 10वां प्रश्न कि चौथ और सरदेश मुखी जो कर वसूला जाता था शिवाजी के द्वारा, उसका मुख्य उद्देश्य था कि वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। 11वां प्रश्न है विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या था? वर्ण विषय क्या था? तो लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। फिर से सुनिए, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या है? तो वह है लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। देखिए 12वां प्रश्न है गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्ध प्रांत माना जाता था। इसके समृद्ध होने का क्या कारण था? तो इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प था। तो समझ गए कि इसका समृद्ध होने का जो मेन कारण था उस समय वह बंदरगाह था और वहाँ पे हस्तशिल्प था। चलिए अब आते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसके बारे में। 13वां प्रश्न है कि 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के बाद यरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था? तो इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया, यही है।
तो 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के बाद यरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ किया था? तो दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए। चलिए, तो यह था 13वां प्रश्न। अब आते हैं 12वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न था, 13वां था, तो 14वां प्रश्न की ओर आएंगे। कहता है कि 1923 ईस्वी में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। इसका उद्देश्य था व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर उत्कृष्ट करना। चलिए, 15वां प्रश्न है, चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था क्या था? तो किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20 भाग, मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा में अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होती थी, नहीं तो सजा दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। 16वां प्रश्न है, खेरा सत्याग्रह समाप्त होता है। तो इसके बारे में जानेंगे। जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया कि लगान की वसूल केवल उन्हीं किसानों से की जाएगी जो इसे वहनक में समक्ष है। ठीक है, तो यह था 16वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है कि बीके दत्त मतलब बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना था। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है, 1929 में 14 सूत्रीय मांग किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। 1929 में 14 सूत्रीय मांग किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। 19वां प्रश्न है कि 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन जो है भारत कहाँ आया था? 1942 में ब्रिटिश सरकार ने है वह क्रिप्स मिशन को भारत क्यों भेजा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए भेजा था। 20वां प्रश्न है, अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग करवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, मुस्लिम लीग के द्वारा जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया ना, डायरेक्टली ऐसे याद रखिए, वो 16 अगस्त 1946 को। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था वह है 16 अगस्त 1946। 21वां प्रश्न देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है। अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बंबई के विभिन्न विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इस अवसर पर गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो का। एक बार फिर से सुनिए 21 नंबर। अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इस अवसर पर गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? तो करो या मरो। 22वां प्रश्न है, बेबल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपीय दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? तो सांप्रदायिक मतभेद हो गया। सांप्रदायिक मतलब सांप्रदायिक का मतलब हो गया छुआछूत वाली बात हो गया, जाति प्रथा वाली बात हो गया, तो इसके लेकर जो है इसमें मतभेद हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, बेबल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था बेबल योजना पर विचार करने के लिए, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपीय दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? तो सांप्रदायिक मतभेद के कारण। चलते हैं 23वां प्रश्न की ओर। कहता है कि 23वां प्रश्न है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत विभाजन के रूप में, ये सबको पता है। 24वां प्रश्न देखें, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करूँ, लॉर्ड कर्जन कहा था यह बात। चलिए अब आते हैं पॉलिटी में। 25वां प्रश्न है कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ था। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है और यहाँ का शासन प्रमुख सरद ए रियासत कहलाता है। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मुख्यमंत्री। चलिए 26वां प्रश्न है
राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य कला विज्ञान सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? तो कुल 1/6 भाग। 27वां प्रश्न है, अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहता है तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित करेगा या उसके द्वारा जो नियुक्त किए राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करेंगे उसके द्वारा। चलिए 28वां प्रश्न, भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति को कितने समय तक निवास करना अनिवार्य है? तो 5 वर्ष। लेकिन अभी कुछ चेंजिंग हुआ है, उसको पढ़ लेंगे जो नागरिकता संशोधन तुरंत पास हुआ है मोदी सरकार में। 29वां प्रश्न है कि यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय नहीं किया जाए? भारत का महालेखा परीक्षक। देखिए, यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है, मतलब कौन इसका जिम्मेदारी संभालता है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए, या भारत का जो है महालेखा परीक्षक। चलिए 30वां प्रश्न क्या कहता है कि न्यायिक क्षेत्र में क्षमादान करने, सजा को कम या परिवर्तन करने की शक्ति और विधायी क्षेत्र में संसद का सत्र आहूत करने, छत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। 31वां प्रश्न देखिए, किस विवाद में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकता है? तो मिनर्वा मिल्स विवाद। याद रखिएगा, कहता है कि किस विवाद में, 31वां प्रश्न है कि किस विवाद में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताया, ठीक है, और यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकता है? मिनर्वा मिल्स विवाद। चलिए 32वां प्रश्न क्या कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है तथा बिना रोक टोक के धर्म में विश्वास रखने, धार्मिक कार्य करने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 25 है। यह फिर से सुनिए, किस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है तथा बिना रोक टोक के धर्म में विश्वास रखने, धार्मिक कार्य करने तथा प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? वह है अनुच्छेद 25 के तहत। चलिए आते हैं 33वां प्रश्न। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की उपलब्धियां मिलती है, ठीक है, नहीं तो उसे किस रूप में वेतन मिलता है? तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वह उनको मिलता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। चलिए, और इसको भंग भी नहीं किया जा सकता है। अब आता है 34वां प्रश्न। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें कि 233 सदस्य राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में आते हैं तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा साहित्य कला विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है? राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। साथ ही साथ हम आपको यह बताते चले कि लोकसभा में पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन जो आदमी थे उसको नामित करते थे, मनोनीत करते थे, लेकिन अब वह निरस्त कर दिया गया है। वह 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में राज्वर्णित करके यह कर दिया गया है, नया कानून बना दिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए 35वां प्रश्न कहते हैं, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, जिसकी सलाह पर मुख्यमंत्री जो है, जिसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर, फिर से सुनिए, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन वह किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर। चलिए 35 हो गया। 36वां प्रश्न पे आते हैं। 36वां प्रश्न क्या कहता है, किस अनुच्छेद में केंद्र को एक समान विधायी प्रक्रिया द्वारा नया राज्य बनाने, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने तथा राज्य का भौगोलिक अस्तित्व नष्ट करने की अधिकार दिया गया है? तो वह अनुच्छेद 3 में है। चलिए अब आते हैं ज्योग्राफी पर। क्या है ज्योग्राफी, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कहता है कि 37वां प्रश्न है कि एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ वाली कहानी रहे, तो यह जबकि वर्षा ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता है, तो यह कहाँ की बात है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। 38वां प्रश्न, छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है, कारण क्या है? तो यह क्षेत्र खनिज तथा शक्ति संसाधन में समृद्ध है। यह क्षेत्र खनिज तथा शक्ति संसाधन में समृद्ध है।
39वां प्रश्न है ओजोन परत का कार्य क्या है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करना है, पता ही है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है, इसको भी याद रखेंगे। 41वां प्रश्न देखिए, डंकन मार्ग किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन मार्ग स्थित है। देखिए डंकन मार्ग कहाँ है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन मार्ग है। अब आते हैं हम 42वां प्रश्न, कहता है कि हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। हवाई द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति के हैं? तो मंगोलियन प्रजाति के हैं। रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति के हैं? वह मंगोलियन प्रजाति के हैं। विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में। विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में है। 45वां प्रश्न है कि तूतीकोरिन जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्य पोताश्रय है किस घाट पर स्थित है? तो वह है मालाबार तट पर। तूतीकोरिन जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्य पोताश्रय है किस तट पर स्थित है? तो मालाबार तट पर। चलिए 46वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में। मौसम को प्रभावित करने वाली घटना क्षोभ मंडल में। 47वां प्रश्न, अमरकंटक पहाड़ी की दो अलग अलग दिशाओं पूर्व एवं पश्चिम में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है, वह कौन सी नदियां हैं? तो नर्मदा एवं महानदी। फिर से सुनेंगे, अमरकंटक पहाड़ी दो भिन्न दिशाओं में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है, वह कौन सी नदियां हैं? तो नर्मदा एवं महानदी। चलिए इकोनॉमिक्स में चलते हैं। 48वां प्रश्न है, किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया है और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है? तो अप्रत्यक्ष कर। इकोनॉमिक्स का प्रश्न 48वां देखेंगे कि किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया है और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है? तो वह अप्रत्यक्ष कर है। 49 नंबर प्रश्न है कि सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? तो वो अहमदाबाद है। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन की अगर बात करें तो वो अहमदाबाद है। इसके लिए सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में। 50वां प्रश्न है कि शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो जानकी रमन समिति। 50वां फिर से सुनेंगे कि शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो जानकी रमन समिति। 51वां प्रश्न है, 1 रुपया के नोट और सिक्का को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर करते हैं? कौन हस्ताक्षर करता है? तो वह है गवर्नर, रिजर्व बैंक का गवर्नर। 1 रुपये का जो नोट होता है और सिक्का को छोड़कर बाकी जितना भी नोट आते हैं सब पर जो हस्ताक्षर की बात करें तो वह रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 52वां प्रश्न है कि 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1921 में। लेकिन 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। चलिए 53 नंबर क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? तो अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना है, वही मनी लॉन्ड्रिंग है। अगर आप विदेश से काला धन लाते हैं, चाहे अपना पैसा यहाँ से विदेश भेजते हैं, तो वही मनी लॉन्ड्रिंग का शिकार हो जाइएगा। 53 नंबर प्रश्न हो गया। 54 नंबर पर आते हैं। 54 नंबर कहता है कि देश में स्वदेशी एवं विदेशी निवेशों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नए निवेश आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2004 में किया गया था। तो इसको पढ़ना नहीं है, इसको छोड़िए, 4 की करंट अफेयर है। कहता है कि देश के 150 जिला में प्रारंभ किए गए काम के बदले अनाज योजना में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य उड़ीसा था। ये भी नहीं पढ़ना था। चलिए आता है 56वां प्रश्न। कहता है कि दुनिया के सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसका सूची एक जारी हुआ था जिसमें भारतीय कंपनियां शामिल है। तो कौन कौन शामिल है? डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, MTNL, उसका सत्यम कंप्यूटर्स, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विप्रो और टाटा मोटर्स इत्यादि। इसमें देख लीजिएगा आप अच्छा से। उसके बाद आता है 58वां प्रश्न। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर C रंगराजन, वर्तमान में, वो भी नहीं पढ़ना है। ले आते हैं 60वां प्रश्न समान विज्ञान में।
उससे ऊपर वाला प्रश्न सब करेंट अफेयर था 2004-05 का, तो इसी के लिए उसको हम नहीं पढ़े हैं। चलिए 60वां प्रश्न है कि प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है, यह किस अम्ल से बना होता है? तो अमीनो अम्ल से बना होता है। फिर से सुनिए, प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है, यह किस अम्ल से बना होता है? तो अमीनो अम्ल से बना होता है। 61वां प्रश्न है कि आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन निष्क्रिय गैस है। 62वां प्रश्न है, दो समतल दर्पण 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं, उनके बीच कोई वस्तु रख दिया जाता है, कै गो प्रतिबिंब बनेगा? तो 5 गो बनेगा। 63वां प्रश्न, भारत में भारी जल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? हेवी वाटर, नांगल, बड़ौदा, हजीरा कोटा, मानूगुरु, तलचर, थाल, तूतीकोरिन। फिर से जान लीजिए, भारत में भारी जल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो नांगल, बड़ौदा, हजीरा कोटा, मानूगुरु, तलचर, थाल और तूतीकोरिन। 64वां प्रश्न, साधारण ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन जब ध्वनि का वेग इससे अधिक हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको पराध्वनिक तरंग कहते हैं, मतलब सुपरसोनिक वेव कहेंगे। साधारण वेग तो हो गया 332 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन इससे ज़्यादा जैसे ही बढ़ेगा उसको हम कहेंगे पराध्वनिक तरंग। 65वां प्रश्न, वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़िकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है, इसको मापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं, ये सबको पता है। चलिए 66वां प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति में एड्रिनल या अधिवृक्क के कॉर्टेक्स को नष्ट कर दे तो उनकी तुलना में उनकी तुरंत मतलब मृत्यु हो जाएगा उसका। तो इसका प्रमुख कारण जो है वह मूत्र के साथ सोडियम का अधिक उत्सर्जन होने लगेगा, मतलब मूत्र के साथ सोडियम बाहर आने लगता है। इसलिए एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन को क्या कहते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। ठीक है। 66वां प्रश्न, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा, तो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सबसे तेज गति से गणना करने वाले सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लोप्स गणनाएं करने में सक्षम है, इसका नाम क्या है? तो कोलंबिया है। अब आते हैं 68वां प्रश्न। 68वां प्रश्न क्या कहता है? सो देखिए, एक मिनट। 68वां प्रश्न, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है कौन? तो पासवर्ड लगाते हैं तो उसको सुरक्षित करने का काम तंत्र के अनअधिकृत अभिगमन से, अजबे नाम है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। फिर से सुन लीजिए, कंप्यूटर में पासवर्ड क्या सुरक्षा करता है? तो तंत्र के अनअधिकृत अभिगमन से। कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी है। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को या यकृत को प्रभावित कर देगा। अब देख लीजिए, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है तो मेरुदंड को। स्पॉन्डिलाइटिस 71वां प्रश्न है कि स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसको प्रभावित करेगी? मेरुदंड को। चलिए अब आते हैं खेल से संबंधित, जो इसमें उस समय का 2004-05 का करंट अफेयर उसको छोड़ते चलेंगे। देखिए, कहता है कि माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेस से समझ जाइए कि विश्वनाथन आनंद। हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हुक है कि मुक्केबाजी से संबंधित है। किस खेल से राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है? तो राजीव गांधी गोल्ड कप अगर दिया जाता है तो फुटबॉल में दिया जाता है। चलिए अब आते हैं मिसलेनियस में, विविध में। कहता है कि भारतवर्ष में लड़का और लड़की के विवाह के लिए कानून न्यूनतम आयु है तो लड़का 21 साल का, लड़की 18 साल की। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन कर लेता है। सोडा वाटर बनाने में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, स्प्राइट हो गया, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी, सब में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। 85 नंबर देखिएगा, रेल पथ में फीस प्लेट का काम क्या है? तो फीस प्लेट जो दोनों पटरी को जोड़ के रखता है। ठीक है। चलिए, मैथिली भाषा किस राज्य की में बोली जाती है? तो वो बिहार हो जाएगा। मैथिली भाषा बिहार की बोली जाने वाली भाषा है। देखिए अब आता है 87वां प्रश्न, प्रसिद्ध कृति द पियानो टीचर की लेखिका कौन है? तो एल्फ्रिड जेलिनेक, जो कि ऑस्ट्रिया की है। एल्फ्रिड जेलिनेक, द पियानो टीचर कौन लिखा है? एल्फ्रिड जेलिनेक ने लिखे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मानवाधिकार के संरक्षण से। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मानवाधिकार के संरक्षण से। 89 नंबर में आते हैं लालटेन इंटरनेशनल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो RJD।
यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का। आइए 90 नंबर में आते हैं। 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो देखिए, कहता है कि गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्रिप्टोग्राफी। गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, क्रिप्टोग्राफी। देखिए 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस शहनाई वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय स्मारकों से अलंकृत किया जा चुका है, तो वह है बिस्मिल्लाह खां। चलिए अब क्या कहते हैं 93 यहाँ पे हमको लगता है कि 92 नंबर प्रश्न गलत है, क्योंकि पूर्व में कहता है कि पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नीफे नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र अब क्या कहलाता है, तो वो असम शायद गलत दिया हुआ है, क्योंकि नीफे का जो है हम लोग किस नाम से किसको जानते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश को जानते हैं। ठीक है, नेफा के नाम से, नेफा है तो अरुणाचल प्रदेश को जानते हैं, लेकिन यहाँ पे असम दिया गया है, शायद गलत है यहाँ पे। चलिए 93 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 9वीं सदी ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए 4 पीठों की स्थापना करता है। 4 गो पीठ कौन कौन है, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी, यही 4 है। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए 4 गो पीढ़ी की स्थापना किया था, तो वो पीढ़ी कौन था, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। 94 प्रश्न है, अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए भेजा गया पहला भारतीय अभियान दल किसके नेतृत्व में गया था, तो डॉक्टर S.Z. कासिम के नेतृत्व में 1981 में। अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए भेजा गया पहला भारतीय अभियान दल किसके नेतृत्व में गया था, तो वो डॉक्टर S.Z. कासिम के नेतृत्व में। 95 नंबर देखिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है उसको कौन सा अवार्ड मिलता है, तो इको मार्क मिलता है। कहता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पाद को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है उसको क्या दिया जाता है, तो इको मार्क दिया जाता है। 96 नंबर देखिए, रामचरितमानस किस सम्राट के शासनकाल में लिखी गई थी, अकबर के शासनकाल में। रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। 97 नंबर प्रश्न देखिए कि दुख में सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई, यह लिखे हैं पंक्ति कबीरदास। 98 नंबर देखिए, किसी अपराधी के प्रत्यार्पण के लिए गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल का कौन सा नोटिस जारी किया जाता है, तो वह है रेड कॉर्नर। एक बार फिर से देखिए, 98 नंबर प्रश्न है कि किसी अपराधी को प्रत्यार्पण के लिए गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल का कौन सा नोटिस जारी किया जाता है, तो वह है रेड कॉर्नर। 99 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है, तो वह सुहाग नगरी है फिरोजाबाद। इसको हमेशा याद रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप देखते रहिए, हम एक दिन भी बिना मिस किए हम सारा वीडियो को अपलोड करते रहेंगे, सार संग्रह का, या चाहे वह सार संग्रह हो या आपका विज्ञान मंथन हो या मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो, कोई भी हो। तो चलिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए धन्यवाद।